अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करेंगे। इन दोनों चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ जो है वो बहुत कम है, इस वजह से मैं इकट्ठा जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर दोनों के सॉल्व कर रही हूँ। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग का ये जो इसका पहला टेस्ट योरसेल्फ है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ 4.1। ये किसी की रिक्वेस्ट थी, तो ये अकेला जो है इस 4.1 की ही मैंने सोल्यूशन वीडियो अपलोड की थी। आप ये चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको अगेन सॉल्व नहीं कर रही। तो आप इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इसी चैप्टर में एक और टेस्ट योरसेल्फ है, हम वो देख लेते हैं। पेज नंबर 55 पे जस्टिफाई दैट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जस्टिफाई करें कि किसी भी एलिमेंट के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने के लिए दो चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो चार्ज। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर चार्ज होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो एलिमेंट जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, कोई भी कंपाउंड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू में इनकी डिटेल में मेंशन है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज पार्टिकल आइदर इलेक्ट्रॉन्स और आयन प्रेजेंट इन सब्सटेंस। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स और आयन के साथ। जितने आयन ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उतनी ही क्या होगी, वो होगी। अब ये मेंशन है कि इफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स आर नॉट अवेलेबल, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ये इसी के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, और जो नहीं कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई हैं, नॉन कंडक्टर की और गुड कंडक्टर की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसी के नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट फ्रीली अवेलेबल आयंस, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड के जो आयंस होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो फ्री नहीं होते, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं कर सकते। ये इसका जो पहला पैराग्राफ है वो इसका आंसर है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि वो तमाम सब्सटेंस जो सॉल्यूशन फॉर्म में जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक, यानी कि जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र होगा उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, और जो बहुत लाइट या कम मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इन दोनों की डेफिनेशन पेज नंबर 51 पे जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग और वीक की डेफिनेशन मेंशन है। उसके बाद हाउ डज अ साल्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट कैसे कंडक्ट करता है ये यहाँ पे मेंशन है। जिस तरह से ये ऊपर हेडिंग ये लिखी हुई है एसिड बेस एंड साल्ट, जिस तरह से एसिड बेस और साल्ट पानी में बेसिस पानी में आसानी से हल हो जाती है, इसी तरह साल्ट होते हैं वो भी पानी में आसानी से हल होकर अपने आयंस में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ क्रॉस डॉट डायग्राम। क्रॉस डॉट डायग्राम इसी के नेक्स्ट पेज पे है कि जब हम किसी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एलिमेंट्स के रिएक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पीछे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर बचते हैं उनको हम डॉट और क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फार्मूला को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला। उसके बाद 7th वन क्वेश्चन है कि हमने मीथेन और वाटर की डॉट क्रॉस डायग्राम शो करनी है। मीथेन की ये वाली है पेज नंबर 54 की, और वाटर की इसी के ऊपर साथ में वाटर की मेंशन है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसके में कोई भी टेस्ट योरसेल्फ नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर भी जस्ट एक ही टेस्ट योरसेल्फ है पेज नंबर 78 पे। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि जब क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये पीछे रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है पेज नंबर 75 पे। ये देखें क्लोरीन और हाइड्रोजन H2S का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें क्लोरीन जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और H2S जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि
विच एलिमेंट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के लिए आपने याद रखना है कि ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होता है कि उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का इंक्रीज़ कर रहा हो तो इट्स मीन कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो वो ये शो कर रहा है कि वो उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि क्लोरीन जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, तो वो जाके उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, फर्दर कम हो रहा है। तो इट्स मीन कि जो क्लोरीन है वो है तो ऑक्सीडाइज, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यानी कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, क्लोरीन, और जबकि सल्फ़र की देखिए -2 थी और ये 0 में गया, इस इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस। यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसके रीज़न भी साथ मेंशन है कि क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जस्टिफाइड मेटल्स एक्ट एज ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पहले आप समझ लें कि होते क्या हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ये बार बार चैप्टर को जब हमने सॉल्व किया था उधर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि ये दूसरों को रिड्यूस अदर्स, रिड्यूस अदर्स बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी कि ये दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। और दूसरों को रिड्यूस कैसे करेंगे, उनको अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये खुद तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये खुद क्या हो रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे रहे होते हैं, तो दूसरे एलिमेंट के अंदर रिडक्शन काज कर रहे होते हैं, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो आपको पता है कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो अपने आप को क्या कर लेंगी, ऑक्सीडाइज कर लेंगी इन सेंस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मेटल जो इलेक्ट्रॉन देंगी तो वो जाके किसी दूसरे एलिमेंट को उनसे रिसीव करेगा, तो वो दूसरों को क्या कर लेंगी, रिड्यूस कर लेंगी इन टर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉपर आंसर पेज नंबर 74 पे ये मेंशन है कि जो मेटल्स होती हैं वो एज आ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती हैं, क्योंकि वो दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, दे रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर लिया है कि क्यों करती हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देती हैं। उसके बाद सेम नॉन मेटल्स को भी हम इसी सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं कि नॉन मेटल्स यहाँ पे देखें तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, और ये क्या है, मेटल्स। अच्छा, यानी कि देखेंगे नॉन मेटल का आपको जनरल आपको पता है कि नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, जबकि मेटल्स का काम है लॉस इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगी तो आपको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिड्यूस होना होता है। ये खुद क्या होंगी, रिड्यूस करेंगे हो जाएंगी, लेकिन ये किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रही होंगी, यानी कि एलिमेंट कहाँ से, कहीं हवा से उड़ के तो नहीं ना आएगा, ये किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रही होंगी। जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रही होंगी तो उसको क्या कर लेंगी, ऑक्सीडाइज कर लेंगी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस सेंस में जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करती हैं और ख़ुद को रिड्यूस करती हैं, और जबकि जो मेटल्स होती हैं वो एज आ रिड्यूसिंग एजेंट करती हैं, एक्ट करते हैं और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड आप उठा लें, उसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से आप किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ से
यहाँ पे आप देखें कि न्यूट्रल कंपाउंड आप वाटर ही ले लें, सपोज़ हमारे पास यानी कि H2O है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो जो वाटर का जो एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है। तो जब दोनों की होगी तो ये +2 होगी। ये देखें +2 और -2 आपस में ओवरऑल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट यानी कि ये जो क्लोरीन है इस तरह से, तो इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा आप किसी भी अगर हम देखें H2SO4 की देखें, H2SO4 तो ऑक्सीजन के एक एलिमेंट की ओवरऑल हम इसका देख लेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है। तो एक एलिमेंट की -2 होती है तो 4 की हो जाएगी, प्लस सल्फ़र की जो होती है 6 होती है और उसकी जो होती है +2 होती है। ये हो जाए +8 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल -8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी इस तरह से, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो ओवरऑल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड आप उठा लें, उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, गिव एग्जांपल। जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 2, उसकी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, इस वजह से अपने आउटरमोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व किया। इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर में जो इस बुक के मज़ीद चैप्टर हैं 1 बाय 1, उन सब के टेस्ट योरसेल्फ जो है वो मैं उनके लेक्चर्स अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।